नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी और स्वागत है एक नई एमसीक्यू सीरीज़ में, जिसमें हम भाग 2 के नागरिकता संबंधी प्रावधानों को समझेंगे। तो पहला प्रश्न है एमसीक्यू का, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो इसका सही आंसर है भाग 2 में। संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है ना? और भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो वहीं भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं, है ना? कि राज्य को क्या हमारे प्रति कर्तव्य होगा, हमारे प्रति राज्य क्या करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अच्छा, जैसे अमेरिका संविधान में क्या है, एक स्टेट की नागरिकता होती है और एक केंद्र की नागरिकता, संघ की नागरिकता। अपने यहाँ एकल नागरिकता है, अर्थात अपन अमेरिका से प्रभावित नहीं है। इस मामले में अपन ब्रिटेन से प्रभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि ब्रिटेन से अपन प्रभावित हैं नागरिकता के संबंध में। और एकल नागरिकता होने का मुख्य कारण क्या है? एकल नागरिकता होने का मुख्य कारण है बंधुता की भावना का विकास करना। क्योंकि हम जो है तो एक देश के नागरिक हैं और इसमें नागरिकता में कोई संशोधन प्रावधान अलग से नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा या देशीकरण द्वारा। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे उक्त सभी। अच्छा, जन्म से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कि 26 जनवरी 1950 या इसके बाद, 26 जनवरी मतलब कि संविधान इस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। तो इस 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में जन्मा अगर कोई व्यक्ति है तो वो कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा, है ना? यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक क्या है, भारत का नागरिक हो, तो और दूसरा जो है अवैध प्रवासी ना हो, तो भी जो है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये जन्म से हो जाएगा। वंश से क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर तो जन्मा हो, भारत के बाहर जन्मा हो, लेकिन यदि जन्म के समय उसके माता और पिता में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक होगा, तो बच्चे को जो है ना जन्म का पंजीकरण 1 वर्ष के अंदर अगर करा लिया जाता है उच्चायोग कार्यालय में, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। पंजीकरण द्वारा आगे पढ़ेंगे, देशीकरण द्वारा आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न अगले पर चलते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता कितने तरह से प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता नागरिकता 5 तरह से मुख्यतः प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, वंश से, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद आपका जन्म हुआ हो, या तो वंश के तौर पर यदि आपके माता पिता में से किसी का जन्म या मतलब यहाँ के भारत के निवासी रहे हों, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, और पांचवा है भूमि विस्तार के द्वारा। जैसे कि मान लो अगर हम लोग अभी नेपाल पर विजय प्राप्त कर लें या चाइना पर विजय प्राप्त कर लें या पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर लें, तो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक समझे जाएंगे। पंजीकरण का में क्या होता है कि अब देखो, पहला ऑप्शन है विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह करती है, बिल्कुल सही। ये भी पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकती है। राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, अब राष्ट्रमंडल जो देश हैं 54 55 जितने 50 प्लस जो देश हैं राष्ट्रमंडल के, उसके वो और उनके वयस्क बच्चे उन्हें जो है तो भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। भारतीय मूल का विदेश नागरिक हो, जैसे कि ऋषि सुनक क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये भारतीय मूल के हैं और विदेशी नागरिक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, है ना? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 6 का संबंध है। तो अनुच्छेद 6 का आंसर है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के संबंध में। अच्छा, इसमें क्या है कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर वह भारत आ गया है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब? 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर कोई भारत पाकिस्तान से भारत वापस आ गया है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, अन्यथा नहीं। और हाँ, और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आता है तो उसको जो है नागरिक पंजीकरण द्वारा पंजीकरण का आवेदन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी विनियमन कर सकेगी। अच्छा, नागरिकता देखो, नागरिकता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता किस सूची का विषय है? तो इसका राज्य सूची का नहीं है, अवशिष्ट विषय भी नहीं है, समवर्ती विषय भी नहीं, संघ सूची का विषय है। अब संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी।
तो नागरिकता संबंधी विनियमन कर सकेगी संसद, और ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 11 में। तो ये 6वां और 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अब तक जो है तो 9 बार संशोधन किया जा चुका है। और अभी हाल ही में जो है आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019, ये संशोधन हुआ था 9वीं बार। और इसको जो ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल अधिसूचना होम मिनिस्ट्री के द्वारा 11 मार्च 2023 मतलब आज से लगभग 1 या 1.5 महीने पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सीमित दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। सीमित दोहरी नागरिकता किसे प्राप्त नहीं की जाए? सीमित दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि कोई इंसान विदेशी नागरिक है लेकिन वह भारतीय मूल का है, तो अब उसे भारत की भी नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन किन शर्तों पर? लेकिन जब उसे ही मिलेगी जो पाकिस्तान का नागरिक हो उसको नहीं मिलेगी, और बांग्लादेश का नागरिक हो उसे नहीं मिलेगी। तो मतलब दोनों को प्राप्त नहीं है, तो पाकिस्तान और भारत को छोड़ करके बाकी सभी को प्राप्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक होता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक होता है NRI, नॉन रेसिडेंस इंडियन। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। 6th क्वेश्चन PIO से रिलेटेड है। PIO कार्ड धारक निम्न देश का नहीं हो सकता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान का, भूटान व नेपाल का, अफगानिस्तान व चीन व श्रीलंका का। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जैसे कि OCI, PIO और OCI, इन दोनों के बीच अगर अंतर करेंगे तो PIO में कौन कौन से देश शामिल हैं? ये सारे देश शामिल हैं। 7 देश हैं टोटल, पड़ोसी देश। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, है ना। तो उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। OCI में क्या है? सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये OCI कार्ड नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, ये जो है PIO कार्ड जो है 2002 में लागू किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। OCI जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे लागू किया गया था, और यह 2005 से लागू हुआ है। अधिनियम 2003 के अधिनियम नागरिकता CAA अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, उसके द्वारा इसे लाया गया था, और 2 दिसंबर 2005 से OCI लागू हुआ था। यह केवल 2 देशों के लिए है। अब इसमें अपन को क्या मिलता, क्या है इसमें फ़ायदा क्या है? तो अगर आप ये 7 देशों के नहीं हैं, ये 7 देशों के आप नहीं हैं, तो आपको PIO कार्ड मिल सकता है। अब PIO कार्ड मिल सकता है का मतलब ये है, अच्छा PIO कार्ड जो है 15 वर्ष के लिए वैलिड होता है, और OCI कार्ड जो है जीवन काल, एक बार आपका OCI कार्ड बन गया उसके बाद आपको बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फ़ायदा क्या मिलता है? अगर मान लो मैं हूँ विदेशी और मुझे जो है तो मैं भारतीय मूल का हूँ, मुझे PIO कार्ड मिल गया है, तो इसमें ये होता है कि 1 वर्ष के में 180 दिन तक जो है ना, तो मेरे को वीज़ा मेरा चेक नहीं किया जाएगा। 180 दिन, 1 वर्ष में 180 दिन वीज़ा चेक नहीं किया जाएगा। OCI में फ़ायदा थोड़ा डबल है। इसमें क्या होता है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए इसमें केवल दो देशों के लिए रोक लगाई गई है। इसमें क्या है कि OCI में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता, OCI में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है। तो वहीं अगर PIO कार्ड की बात करेंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन से मात्र 30 दिन की छूट मिलती है। तो ये है PIO और OCI कार्ड में अंतर। अगला क्वेश्चन है NRI। अगला क्वेश्चन है NRI कहे जाते हैं, NRI। तो इसका आंसर है B, 182 दिन से अधिक विदेश में रहने वाला और भारतीय पासपोर्ट धारित करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है हेमंत त्रिपाठी और मैं पासपोर्ट तो धारित करता हूँ कहेगा भारत का, मतलब मैं भारत का निवासी हूँ, मतलब भारत का रहने वाला हूँ, पर मैं निवास करता हूँ ज़्यादातर समय, मतलब कि 182 दिन, यानी कि 50%, एक साल का लगभग 50% होता है 182 दिन। तो 182 से अधिक दिन मैं विदेश में रहता हूँ, तो मुझे क्या है, मुझे NRI कार्ड मिल जाएगा, मतलब मैं नॉन रेसिडेंस इंडियन कहला जाऊँगा। इससे अधिक दिन, 182 से अधिक दिन अगर मैं विदेश में रहता हूँ और मैं पासपोर्ट भारत का धारित करता हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा, NRI कहलाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। NRI को मतदान का अधिकार मिला। अब मैं NRI होकर के विदेश चला गया, मान लो मैं ब्रिटेन में रहता हूँ, है ना। अब मुझे मतदान करना है, क्योंकि मैं तो हूँ तो भारतीय ही, मैंने बस पासपोर्ट भी भारतीय धारण किया है, बस मैंने बिजनेस के उद्देश्य या किसी और पर्पज़ से मैं विदेश में आ गया हूँ। तो
इनको मतदान का भी अधिकार चाहिए, राइट टू वोट का। और मतदान का अधिकार जो है संविधान में तो नहीं है, किंतु किसमें है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम RPA एक्ट 1955 में इसका वर्णन है, सॉरी 51 में इसका वर्णन है। और NRI को मतदान का अधिकार 2010 में मिला। PIO और OCI, PIO और OCI के बारे में अपने डिटेल से चर्चा की है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। इसको मर्ज कब किए गए, अच्छा अब ये दोनों कार्ड जो थे इनको 2015 में विलय कर दिया गया है ना, और एक कार्ड बना